हाय गाइस। एक्चुअली पिछले लेक्चर में जो कुछ भी छूटा था उसको अभी हम लोग कवर करेंगे इस लेक्चर में। तो पिछले लेक्चर में हम पढ़ा क्या था, कंडीशन फॉर पैरेलल वेक्टर्स। कंडीशन फॉर पैरेलल वेक्टर्स दैट मीन्स अगर कोई भी टू वेक्टर्स ए गिवन हो इस फॉर्म में और वेक्टर बी इस वेक्टर फॉर्म में गिवन हो, तो उस कंडीशन में उस केस में कि ये वेक्टर ए और बी पैरेलल हो, इसके लिए कंडीशन क्या था। तो इसके लिए कंडीशन ए था कि अगर वो वेक्टर ए एक्स बाय आई मीन इसका मैग्नीट्यूड, ये जो आई कैप का जो कोफिशिएंट है ए एक्स अब बाय ये आई कैप का दूसरे वेक्टर का जो आई कैप का कोफिशिएंट है बी एक्स, इनका रेशियो सिमिलरली ए वाई बाय ए बी वाई इनका कोफिशिएंट का इसका रेशियो और ए जेड बाय बी जेड का रेशियो अगर तीनों के तीनों लेमडा के इक्वल हो जाता है, दैट मीन्स वेयर ये जो लेमडा है, लेमडा क्या होनी चाहिए बताइए, तो पॉजिटिव कांस्टेंट। कौन से कांस्टेंट होने चाहिए, पॉजिटिव कांस्टेंट। तो उस केस में आप कह सकते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के दोनों क्या चीज होगा, पैरेलल टू ईच अदर। उसके दूसरा केस मैंने क्या सिखाया था जो कि फर्स्ट टाइम प्रूव किया था, दैट इज वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। अगर इस कंडीशन को भी अगर फॉलो करता है दो वेक्टर, तब पर भी वो दोनों वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल। इसके लिए कुछ क्वेश्चन भी बताया था मैंने आपको, उसी क्वेश्चन को फिर से लेते हैं कि देखते हैं ताकि वो जो क्वेश्चन आपने इस केस को प्रूव किया था, इस केस से कहा दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, तो इस केस से भी आप क्या करेंगे, उसी क्वेश्चन को फिर इस केस से करके देखते हैं कि पैरेलल आ रहा है या नहीं आ रहा है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि दोनों के दोनों केसेस क्या है, सेम ही चीज है। वैसे भी आप जान रहे इसी के हेल्प से तो हम लोग ये वाला रिजल्ट निकाल के लाए हैं, तो दोनों कंडीशन तो फॉलो करना ही चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप कुछ भी ले लो, जैसे मान लो कि वेक्टर ए जो है आपके पास ले लेते हैं आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, ये वेक्टर ले लो। और वेक्टर बी जो है, वेक्टर बी इक्वल टू क्या करते हैं हम लोग, कोई भी कुछ भी ले लेते हैं, जैसे 3 आई कैप माइनस 15 या कुछ भी ले लो आप यहाँ पर 3 जे कैप प्लस 6 के कैप, ऐसे एक वेक्टर हमने ले लिया। अब इस वेक्टर को क्या करता है, आपको कह रहा कि आप मुझे बताओ फाइंड आउट वेदर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल और नॉट। आपको बताना है वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है दोनों पैरेलल हैं या नहीं। तो सबसे पहले तो आप इस केस से चेक करो, आपका ए जो है लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी के होना चाहिए। तो इनको क्या करो, इन दोनों वेक्टर को क्या करते हैं, वेक्टर बी को आप क्या लिख सकते हैं, वेक्टर बी को कि इन तीनों में कॉमन आ रहा है क्या चीज़, 3, तो 3 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। और गौर से देखें तो ये जो वेक्टर आपका वेक्टर बी तो बी ही रहेगा, ये जो 3 टाइम्स ऑफ ये जो आप देख रहे हैं आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, ये एक्चुअली वेक्टर ए है। तो आप इसके बदले वेक्टर ए पुट कर सकते हैं। तो वेक्टर बी जो है 3 टाइम्स आ रहा है किसके, वेक्टर ए के। अब एक बात बताओ, आप तो कहोगे कि सर वेक्टर ए को लेमडा टाइम्स वेक्टर बी के होना चाहिए, तो आपको पिछले केस में समझा रखा है मैंने कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 3 को इस साइड ट्रांसपोज कर दो, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। अब लीजिए, अब जो लेमडा आपका 3 था वो लेमडा कितना हो गया, लेमडा इज इक्वल टू व्हाट, 1/3। अब भी देखिए 1/3 तो एक पॉजिटिव ही कांस्टेंट है ना, तो क्या फर्क पड़ता है 3 इधर था या उधर। अब इस केस को फॉलो कर रहा है, मतलब ये वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, दोनों पैरेलल होंगे। अब रही बात क्या उस केस की, तो उस केस से भी चेक करके देख लेते हैं। उस केस में हमारा क्या बता रहा था कि आपका ए एक्स बाई बी एक्स इक्वल होने चाहिए ए वाई बाई बी वाई इज इक्वल टू होने चाहिए ए जेड बाई बी जेड इज इक्वल टू आने चाहिए लेमडा, दैट मीन्स कांस्टेंट, कोई एक सिंगल वैल्यू आना चाहिए सबका रेशियो। तो इसमें चेक कर लीजिए, तो सबसे पहला कितना था ए एक्स बाई बी एक्स, ए एक्स कितना दे रखा है, यहाँ नहीं कुछ है, आई का कोफिशिएंट मतलब 1 होगा, क्योंकि ये 1 इंटू इतना लिख सकते हैं, तो आई का कोफिशिएंट कितना 1, अब बाय बी एक्स कितना है 3, तो एक्स बाई बी एक्स कितना है 1/3। उसके बाद ए एक्स बाई बी सॉरी y वाला आप चेक करोगे ना, x वाला तो कर चुके हैं, तो ए एक्स बाई कितना हो जाएगा बी वाई इज इक्वल टू कितना आएगा -1, और इसका कितना आ रहा है -3, माइनस माइनस कैंसल, दैट विल बी 1/3। अगेन अगर हम लोग ए जेड बाई अगर बी जेड फाइंड आउट करें, तो ए जेड कितना रखा है 2, अब बाई ये कितना आ रहा है बताइए 6, दैट इज 2 3 जा 6, ये भी आएगा कितना 1/3। Hence we can say that a x by b x
ए वाई बाई बी वाई और ए जेड बाई बी जेड, इन तीनों का रेशियो देखिए हर केस में क्या आ रहा है 1/3 1/3, यानी कि तीनों का रेशियो हम लोग कह सकते हैं तीनों का रेशियो क्या चीज़ है, सेम आ रहा है 1/3 की इक्वल। और 1/3 क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट है। हैंस आप कह सकते हो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के दोनों क्या है, पैरेलल है। वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों क्या होंगे, पैरेलल। इज दैट क्लियर? एंड नाउ अब हम लोगों को सीखना है कि ए और बी तो आपने पता कर लिया दोनों केस से क्या है, ये वेक्टर पैरेलल हैं, लेकिन ऑलवेज आपको ये पूछेगा कि ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं या नहीं है, ये बताओ, ये कोई जरूरी नहीं है। कभी कभी इसका क्या करेगा, जस्ट इनवर्स प्रोसेस, इसका उल्टा करके भी पूछ देगा, कहेगा मान लो कि ये वाली जो आपकी वैल्यू है ए, इसकी वैल्यू है कितना, अल्फा। क्या वैल्यू है इसकी, अल्फा। और इसकी वैल्यू जो है ये आपको मान लो कुछ भी दे रखा है, क्या चीज़, बीटा, ठीक। और आपको ये वाली जो इसके आगे में नहीं कुछ है, इसके आगे में कुछ भी नहीं है, ये मान लो इसका वैल्यू कितना दे रखा है, गामा। कितना दे रखा है, गामा। इस तरह से, तो इस तरह से आपको दे रखा है और आपको क्या कहता है, अल्फा बीटा, इसमें से एक इसको अभी मत दो, एक साथ डबल डबल वेरिएबल आ जाएगा, तो इसको रहने दो। यहाँ कितना था, जेड था, तो जेड ही रहने दो। आपको कहेगा इस अल्फा और बीटा की वैल्यू आप फाइंड करके बताओ कि कितनी होगी। तो और कंडीशन आपको बस इतना ही देगा कि वेक्टर ए जो है पैरेलल है किसके, वेक्टर बी के। वेक्टर ए जो है क्या है, वेक्टर बी के। क्वेश्चन क्या है, इफ वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल एंड they are such that a is equal to this much and b is equal to this much, then find the value of alpha and beta। आपको क्या कहता है, अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करो। तो कैसे फाइंड करोगे, तो आपको अच्छी तरह से पता है कि ax बाई बी एक्स इक्वल होनी चाहिए ay बाई बी जेड के, अगर पैरेलल हो तो, और ए जेड बाई बी जेड, यानी कि टू वेक्टर्स पैरेलल है तो ये होना चाहिए, और अगर ये हैं तो दोनों वेक्टर पैरेलल होने चाहिए। ये तो इनवर्स प्रोसेस है। तो अगर कह रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल है, इसका मतलब उस कंडीशन को ये दोनों वेक्टर फॉलो करने चाहिए। तो उससे क्या करेंगे, ए एक्स बाई बी एक्स, यानी कि इसका कोफिशिएंट कितना बती है, ए एक्स की जगह 1 बाई बी एक्स की जगह कितना दे रखा है 3, इज इक्वल टू ए वाई बाई बी वाई, ए वाई की जगह कितना है 1 बाई बी वाई कितना है, बी वाई की जगह कितना, सॉरी 1 नहीं है, -1, और ये कितना है माइनस बीटा। इस हिसाब से आपको पता है माइनस बीटा, इसकी वैल्यू कितनी थी 3, तो अब उससे भी 3 निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा, वही चेक करना है। माइनस से तो माइनस कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो बी को इससे बीटा को अगर 1 से करोगे तो ये बीटा ही रहेगा, और 3 को 1 से करोगे तो कितना हो जाएगा 3, यानी कि बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3। और आपको पता था पहले भी ये वैल्यू कितनी थी 3। ऐसी इस प्रोसेस आप बीटा की वैल्यू कितना निकाल के लाए 3। सिमिलरली अब अल्फा का चाहिए तो क्या करो, इन दोनों को कंपेयर कर दो। अब इसमें से बीटा नहीं पता है तो इसको इससे कंपेयर कर दो। तो क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से देखिए कि ये तीनों रेशियो तो इक्वल ही है, इन दोनों को इक्वल करो या फिर इन दोनों को या इन दोनों को, क्या फर्क पड़ता है, तीनों एक दूसरे के इक्वल है। तो इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, तो 1/3 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा बताइए, अल्फा अब बाय ये कितना है बताइए 6। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे, अगर इसको 3 को अगर क्या नाम है अल्फा से करेंगे तो 3 अल्फा हो जाएगा, और 6 को 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, 3 को उधर ट्रांसपोज कर दो, मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, 6/3 दैट इज 2। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, इंप्लाइज दैट अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 2, और आपको पता था कि अल्फा की वैल्यू कितनी है 2। तो इस हिसाब से अगर कोई भी 2 वेक्टर्स गिवन हो और दोनों के दोनों पैरेलल हैं, इनमें से कोई भी क्या नाम, इसको अल्फा बोल दे, इसको बीटा, इसको गामा, कोई भी इसमें से वेरिएबल अगर 2-4 को वेरिएबल दे दे और उनका कहता है वैल्यू फाइंड करो, तो आप इस लॉजिक के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट रही, अब आपको जानना है कि आपने सीखा अभी कंडीशन फॉर पैरेलल वेक्टर्स। कंडीशन फॉर पैरेलल वेक्टर्स क्या होता है, यानी कि 2 वेक्टर्स पैरेलल होंगे उनके लिए कंडीशन आपने सीखा। अब आपको सीखना है कि कंडीशंस फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, कंडीशंस फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, कंडीशन फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, यानी कि 2 वेक्टर्स एंटी पैरेलल्स कब होंगे। तो अभी आपको मैंने बताया था कुछ देर पहले कि अगर 2 वेक्टर हैं ए और बी, इन दोनों का अगर डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो दोनों क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा एंटी पैरेलल। और मैंने बोला कि जब उसमें मैग्नीट्यूड इक्वल हो या अनइक्वल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क इस बात से पड़ता है कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होने चाहिए, और अपोजिट डायरेक्शन पर हम लोग साइन क्या यूज करते हैं, माइनस। दैट मीन्स इसका जो यूनिट वेक्टर है, वेक्टर ए का जो यूनिट वेक्टर है
वो इक्वल होने, सॉरी यूनिट वेक्टर, यानी कि वेक्टर ए का जो यूनिट वेक्टर है वो इक्वल होने चाहिए नेगेटिव ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ बी के। और इसको जब आपने सॉल्व किया था तो ये निकल के आया था, याद होने चाहिए आपको, वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू, ये क्या था, माइनस वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, सॉरी बी वाला था ना यार, वेक्टर बी बाय क्या चीज़, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। इसे अगर फर्दर सॉल्व करें तो एक उधर ट्रांसपोज कर दो, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मोड ऑफ वेक्टर ए बाय मोड ऑफ वेक्टर बी टाइम्स नेगेटिव है, देखिए नेगेटिव यहाँ लगा दीजिए, नेगेटिव कितना हो जाएगा, वेक्टर इनटू वेक्टर बी। अब इसी चीज़ को और सॉल्व करके लिखते हैं, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू, आप ये तो नेगेटिव का नेगेटिव ही रहेगा, याद कीजिए ए बाई बी को हमने क्या कंसीडर किया था, लेमडा, ये कितना हो जाएगा, लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। इस बार जो आपके पास वैल्यू आया है वो एक्चुअली कैसा निकल के आया, नेगेटिव, यानी कि लेमडा जो है आपका कैसा होना चाहिए, लेमडा नेगेटिव, वेयर इस बार जो आपका कंडीशन है लेमडा इज इक्वल टू नेगेटिव, लेमडा कैसा होना चाहिए, नेगेटिव कांस्टेंट होने चाहिए। फिर यहाँ पर ए और बी की वैल्यू जब पुट करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट निकल के आएगा वो रिजल्ट क्या निकल के आएगा बताइए, ए एक्स बाई बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई बाई बी वाई इज इक्वल टू ए जेड बाय बी जेड इज इक्वल टू, जो लेमडा होगा इस बार लेमडा पॉजिटिव नहीं नेगेटिव लेमडा होगा, और लेमडा की वैल्यू क्या चीज़ हो जाएगी बताइए, नेगेटिव ऑफ ए बाय, लेमडा की तो वैल्यू अब भी वही होगा, क्या चीज़, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बस उसके आगे इस बार क्या लग जाएगा, नेगेटिव लग जाएगा। यानी कोई भी टू वेक्टर्स है उन दोनों का अगर रेशियो, उन दोनों का कोई भी टू वेक्टर्स है उनके इच जो आई कैप जे कैप और के कैप जो है उनका इच का रेशियो, इस टर्म का जो रेशियो है कोफिशिएंट का, अगर वो नेगेटिव कांस्टेंट आता है इसका मतलब वो एंटी पैरेलल है। कैसे है, एंटी पैरेलल। इसका भी एक एग्जांपल लेके चेक कर ही लेते हैं। तो आपने देखा एंटी पैरेलल के लिए भी दो कंडीशन, एक तो वेक्टर ए होने चाहिए नेगेटिव टाइम्स ऑफ नेगेटिव लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, और दूसरा कंडीशन है कि ए एक्स बाई बी एक्स इजकल टू ए वाई बाई बी वाई इजकल टू ए जेड बाई बी जेड इक्वल होना चाहिए किसके, नेगेटिव लेमडा के। मान लो कि एक एग्जांपल आप ले लो, और वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, ऐसा एक वेक्टर लिया हमने, या दूसरा यहाँ माइनस ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं, माइनस कर लो। उसके बाद वेक्टर बी जो है, वेक्टर बी हम लोग कितना ले लेते हैं कि 5 ऐसे कुछ ले लीजिए, 6 जे कैप माइनस 4 आई कैप, और उसके बाद माइनस 10 के कैप। इस तरह से आपने ले लिया वेक्टर ए और वेक्टर बी। आपको क्या कहते हैं, आप मुझे बताओ कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है दोनों एंटी पैरेलल वेक्टर हैं या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, चेक कीजिए, ए एक्स बाई बी एक्स, पहला क्या था आपका ए एक्स बाई बी एक्स, तो ए एक्स में कितना है देखिए तो 2 बाई बी एक्स के में कितना है 6। अगर आपने गलती से 6 ले लिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बी एक्स जो है एक्चुअली एक्स का कोफिशिएंट है, जो आई कैप है उसका कोफिशिएंट, और यहाँ पर पहले आई कैप देने के वजह जे कैप दे दिया, आई कैप यहाँ पर है, इसलिए आप यहाँ पर 6 नहीं ले सकते हैं, आपको कितना लेना पड़ेगा -4, और इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1/2। सिमिलरली अगर आप ए वाई बाई बी वाई निकालते हैं तो ए वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखिए ए वाई मतलब जे कैप -3 अब बाय बी वाई कितना दे रखा है 6। इसे जब सॉल्व करेंगे 3 2 जा 6, और ये आएगा -1/2 अगेन। सिमिलरली अगर आप यहाँ से अगर सॉल्व करें ये वाला लास्ट वन क्या था बताइए, ये लास्ट वन था ए जेड बाय कितना बी जेड, तो ए जेड कितना दे रखा है इसमें बताइए 5, अब बाय बी जेड कितना दे रखा है -10। इसे भी अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस कितना आएगा 1/2। Hence we can say that a x by b x, a y by b y और a z by b z is equal to, इस बार अगर आप इसी चीज़ को लिखे तो कितना लिखिएगा बताइए, तो इस बार आ रहा सबका इक्वल देखिए, इसका भी -1/2 -1/2 अब -1/2, यहाँ पर कितना आ रहा -1/2। अब माइनस देखिए, इस माइनस साइन से कंपेयर कीजिए, और ये हाफ आपका क्या हो गया लेमडा,
यानी कि लेमडा जो है इस बार नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब आपका वेक्टर ए जो है वेक्टर बी, ये दोनों एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं। कैसे वेक्टर्स हैं? एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो इस तरह से आप एंटी पैरेलल वेक्टर्स के भी बारे में पता कर सकते हैं। अब कंडीशंस फॉर जो है आपने सीखा कि पैरेलल वेक्टर्स के लिए कंडीशन क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स के लिए कंडीशन क्या है। तो फिर आपको ये भी सीख लो आप कि कोलीनियर वेक्टर के लिए कंडीशंस क्या हैं, कोलीनियर वेक्टर्स के लिए कंडीशन क्या है। तो अगर आप एंटी पैरेलल और पैरेलल का कंडीशन अच्छे से समझ गए हैं तो कोलीनियर के वेक्टर के कंडीशन समझने की ज़रूरत ही नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही समझा रखा है, लेक्चर के स्टार्टिंग में ही सिखाया था मैंने कि कोई भी टू वेक्टर्स जो होता है वो एंटी पैरेलल्स वेक्टर होंगे जब वो सेम लाइन में होगा। और सेम लाइन में आप जानते हैं कि पैरेलल वेक्टर्स भी होता है और एंटी पैरेलल वेक्टर्स भी होता है। यानी कि इन दोनों में से पैरेलल वेक्टर के लिए कंडीशन था कि ये जो लेमडा है ये लेमडा क्या होना चाहिए, यानी कि ए एक्स बाई बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई बाई बी वाई इज इक्वल टू ए जेड बाई बी जेड, ये आने चाहिए लेमडा, दैट मीन्स पॉजिटिव आने चाहिए। और एंटी पैरेलल के लिए आने चाहिए क्या चीज़? नेगेटिव। यानी कि अगर इस कंडीशन को फॉलो करे या फिर इस कंडीशन को फॉलो, दोनों में से किसी कंडीशन को अगर फॉलो करता है दो वेक्टर्स तो उसको आप कोलिनियर बोल सकते हैं। यानी कि बस एक चीज़ यहाँ पर डिफरेंस याद रखना है कि अगर पॉजिटिव आया, इन सब का रेशियो पॉजिटिव आया तो पैरेलल होगा, साथ में उसको आप कोलिनियर भी बोल सकते हैं। और नेगेटिव आया तो उसको कोलिनियर तो बोल सकते हैं, एंटी पैरेलल भी बोल सकते हैं, बट पैरेलल नहीं बोल सकते। पैरेलल तभी बोलेंगे जब ये लेमडा पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली अगर पॉजिटिव आया तो आप इसको कोलिनियर भी बोल सकते हैं, पैरेलल भी बोल सकते हैं, बट एंटी पैरेलल नहीं बोल सकते, क्योंकि एंटी पैरेलल बोलने के लिए यहाँ पर क्या आना चाहिए? आंसर नेगेटिव होनी चाहिए। तो ये बात सीख गए, यानी कि कोई भी दो वेक्टर्स कोलिनियर तभी होगा जब इसी कंडीशन को फॉलो करे। आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा के दे सकता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ा रखा है, अगर किसी भी प्लेन में दो वेक्टर्स हैं गिवन है, उस केस में उसका क्या करना है आपको? क्या करना है? दो वेक्टर्स आपको गिवन है तो उसका आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे फाइंड करते थे, ये चीज़ मैंने आपको सिखा रखा है। मान लो कि मैंने बताया था कि ये एक एक्स एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इसमें मान लो कि ऐसा एक पॉइंट है यहाँ पर P और दूसरा पॉइंट यहाँ पर मैंने बोला था Q, और इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, और इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। इस तरह से अब इसका पोजीशन वेक्टर को मैंने बोला था r इनिशियल और इसके पोजीशन वेक्टर को बोला था मैंने r फाइनल। अब आपको बोला था इन दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था वो था डेल्टा r। तो डेल्टा r जो मैंने सिखाया था आपको क्या था? r फाइनल माइनस r इनिशियल, ये था 2D में। इसी चीज़ को मैंने क्या सिखाया था बताइए? इसी का कोऑर्डिनेट था तो क्या सीखे था आप इसी चीज़ में? x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, ये वाला चीज़ सीखा था 1D प्लेन में। हाँ, प्लेन में आपको ये सिखाया गया था। इसी चीज़ को 3D में स्पेस में क्या सिखाया गया था? अगर x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस हो, क्या चीज़ हो? z एक्सिस, और यहाँ मान लो कि कोई भी प्लेन है ये, तो इसकी मान लो एक पॉइंट है ये P और ये दूसरा पॉइंट है क्या चीज़? Q। तो इसके पोजीशन वेक्टर को आपने बोला था r इनिशियल, और इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को क्या बोला? Q, कैपिटल Q लिख लीजिए, r फाइनल। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था वो कुछ ऐसा था डेल्टा r। इसकी कोऑर्डिनेट थी कितना? x1, y1, z1। इसकी कोऑर्डिनेट कितनी थी? x1, x1 तो ऊपर कंसिडर कर चुके ना, x2, y2, z2। और इसका जो डेल्टा r था, डेल्टा r अगेन आपका क्या था बताइए? r फाइनल माइनस r इनिशियल। ये आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो इसी चीज़ को आप दूसरे लैंग्वेज में कैसे मैंने निकाल के दिखाया था? डेल्टा r। इसी चीज़ को क्या बोला था? अगर इसका डेल्टा r चाहिए तो क्या करेंगे बताइए? तो x2 माइनस x1 i कैप, उसके बाद प्लस, उसके बाद y2 माइनस y1 और j कैप प्लस z2 माइनस z1
के कैप। इस तरह से आप इसके पोजीशन वेक्टर मैंने आपको निकालने के लिए सिखाया था। अगर इसी चीज़ का आपको क्या चीज़ चाहिए, इसी का अगर आपको डेल्टा आर का अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो इसी का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली इसका भी अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो इसका भी मैग्नीट्यूड निकालने की यहाँ मोड लगा दीजिए, इसका स्क्वायर रूट लगा दीजिए, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्लास में लेक्चर में आपको करवा चुका हूँ। अब इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको क्वेश्चन कैसे भी दे दे, आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ऐसे सोच लो, आपके पास क्या है कि मान लो कि आपके पास 3D प्लेन है या 2D प्लेन, कैसा भी दे दे, आपको तो ऑलरेडी सिखा ही रखा हूँ कैसे सॉल्व करना, 1D रहे 2D रहे 3D कुछ भी रहे। ऐसा मान लो आपके पास x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस एक प्लेन है ये, ठीक। और इस प्लेन में 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। मान लो कि इस पॉइंट का P1 पोजीशन है, दूसरा पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी P2 और यहाँ पर कुछ भी तीसरा पॉइंट ले लीजिए P3 और फोर्थ पॉइंट यहाँ पर ले लो क्या चीज़ P4। इस तरह से आपके पास 4 पॉइंट है। कितने पॉइंट्स है टोटल? 4 पॉइंट्स है, P1 P2 P3 इस तरह से। अब आपको बोलता है कि इसका ये जो ओरिजिन है यहाँ से इसकी पोजीशन वेक्टर जो है ये है R1, इसकी पोजीशन वेक्टर ये दे रखा है आपको कितना, ये है R2 और ये R2 और इसकी पोजीशन वेक्टर ये है आपके पास R3 और इसका पोजीशन वेक्टर ये है आपके पास कितना R4। इस तरह से आपको पोजीशन वेक्टर सबका गिवन है। मान लीजिए इसका कुछ भी आपको कोऑर्डिनेट दे रखा है 2, 3, 4 ऐसा कुछ दे दिया, इसका दे दिया 1, -5, 7 ऐसा कुछ दे दिया, इसका बोल दिया कि 2, -3, -1, इसका बोल देता -3, -2, -1 ऐसा कुछ भी आपको ऐसा दे रखा है, एक स्पेस में ऐसा सारे के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको। तो आपको क्या बोलता है, देखिए क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है, कैसे भी क्वेश्चन पूछ दे, आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आप फाइंड कर सकते हैं। आपको बोलेगा P1 P2 वेक्टर, उसके बाद एंड P3 और P4 ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं या नहीं है। और भी क्वेश्चन इसी को घुमा दे, ये नहीं पूछ करके आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि P1 और P3 वेक्टर एंड P2 P4 वेक्टर ये दोनों वेक्टर, ठीक ना। आपको पूछेगा फाइंड आउट वेदर द वेक्टर्स P1 P2 एंड P3 P4 दोनों पैरेलल हैं या नहीं है, या फिर इसके बारे में पूछेगा ये पैरेलल है या नहीं है, या पैरेलल नहीं बोल करके बोलेगा कि बताइए कोलिनियर है कि नहीं, कुछ भी ऐसा पूछ देगा आपको। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो P1 P2 तो आपको पता ही है ही नहीं, तो आपका R ये है R2 ये है, तो P1 P2 ये जो आपका डेल्टा R दैट मीन्स क्या चीज़ पोजीशन वेक्टर, सॉरी क्या बोलते हैं इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। उसके बाद फिर P3 P4, P3 यहाँ P4 यहाँ, तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ P3, तो P3 एक मिनट रुकिए यहाँ पर लिखिए P3, तो P3 और P4 ये भी आपका क्या चीज़ है पोजीशन सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो ये दोनों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अभी जो मैंने फार्मूलाज फाइंड किए थे बताया था आपको, उस फार्मूला से दोनों के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड कर लीजिए और इसको आप चेक कर लो। जो मैंने पिछले रूल्स बताया है कि दो वेक्टर को कैसे आप चेक करोगे, पैरेलल होगा क्या एंटी पैरेलल कोलिनियर, उसके हेल्प से आप इसको पता कर लो दोनों कोलिनियर है एंटी पैरेलल। या P1 P3 पूछता है, P1 P3 अगर पूछ दिया तो P1 यहाँ है P3 यहाँ है, मतलब इस बार आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये नहीं, इस बार आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कुछ ये वाला हो रहा है, यानी कि आपका डेल्टा R ये है, तो आप ये डेल्टा R निकालो। अब इस बार R इनिशियल हो गया आपका क्या चीज़ बताइए R1 और R फाइनल हो गया R3, और इन दोनों के बीच का ये निकाल लो आपका क्या चीज़ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए फाइंड आउट करने सिखा चुका हूँ मैं। उसके बाद क्या बोल रहा है P2 P4, P2 यहाँ है P4 यहाँ है, तो इस बार आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कुछ हो जाएगा ऐसा, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये हो जाएगा ये। तो अब इस बार ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लीजिए, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला आपको सिखा रखा हूँ। ये वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा R ये निकाल लो, और उसके बाद फिर जो फॉर्मूला आपको सिखा रखा है मैंने उससे कंपेयर कर लो कि दोनों पैरेलल होंगे या नहीं आएंगे। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक।
तो अगर आपको इससे रिलेटेड आपको मान लो कि नोट्स चाहिए, जैसे कि बहुत सारे चीज़ आप लिख नहीं पा रहे हैं कुछ भी, अगर इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप गूगल पे जा कर के साक एकेडमी .in साइट को पे जा करके, इस साइट पे आप जो भी है डाउनलोड से आप जितने भी हैं आप इसका क्या करेंगे, डाउनलोड से जो भी आपको जिससे रिलेटेड भी आपको टॉपिक का नोट्स चाहिए उस नोट्स को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से जो भी आपको इसका नोट्स चाहिए वो डाउनलोड वहाँ से कर सकते हैं। अब बाद की जो भी चीज़ चाहिए आप हमें बताएं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप ऐसे ही सॉल्व कीजिए। आज के लिए शॉर्ट बाय फॉर टुडे।